नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि 4 कंपटीशन में स्वागत करता हूं। साथियों कैसे सब लोग, उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने अपनी प्राइम में आसपास मस्त से लग रहे होंगे। साथियों आज हम शुरू करने वाले हैं 2020 मैथ सीरीज की क्लास नंबर 3। आपने देखा अब तक हमारी जो तीसरी क्लास है, जो पिछली क्लास हुई है, उनमें बहुत शानदार क्वेश्चन हुए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाले हैं। और जो हम क्लास करने वाले हैं वो जीरो से लेकर हीरो यानी शून्य से लेकर शिखर की ओर चलने वाली। अभी जो कंसेप्ट है, आपके जो सवाल है वो अभी लेवल छोटा चल रहा है, छोटा छोटा लेवल चल रहा है। धीरे धीरे क्या है, जो कंसेप्ट जो सवाल है वो थोड़ा थोड़ा और कठिन होते चलेंगे। और आप देखेंगे आने वाली कुछ क्लासों में जो है क्वेश्चन एक बहुत अच्छे लेवल के होने वाले। और इस क्लास की खासियत ये है कि इस क्लास में आपको क्वेश्चन के साथ साथ में क्या है, आपको उसके कंसेप्ट भी, उसके ट्रिक भी, बहुत नई नई चीजें मिलेंगी आपको देखने के लिए, ठीक है। और साथ में हम क्या पूरी जो किताब है ना, पूरे चैप्टर या सिलेबस कह सकते हो, उसको हम पूरा धीरे धीरे क्या एक साथ में रिवीजन भी करेंगे एक क्लास के अंदर, ठीक है। तो बहुत अच्छी क्लास है ये, बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। इस क्लास में ऐसा तो नहीं कहूंगा ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन लिए गए, हाँ, लेकिन थोड़ा सा कह सकते हैं कि मीडियम लेवल क्वेश्चन है जो इसको करने के लिए काफी आसानी और काफी मजा भी आने वाला है इस क्लास में, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस क्लास में। और एक चीज और, जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी आने वाली जो क्लास होती है उनका नोटिफिकेशन या कोई नई क्लास शुरू हो रही है या कुछ डिस्कस है वो वहां पे होता रहता है, ठीक है भाई। तो चलो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन पहला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। देखिए बताइए, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि 500 के निकटतम अभाज्य संख्या है। 500 के निकटतम अभाज्य संख्या, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप इसको करने की कोशिश करें। देखो बेटा, सबसे पहले ये जान लो कि ये जो क्लास है सुबह 8 बजे आपके सामने हाजिर हो जाती है। आपको 8 बजे कॉपी पेन लेके बैठना है और यहाँ पे स्कोर करना है कि 20 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं और कितने आप इस क्लास की हेल्प से कर पा रहे हो। और ये सारा कुछ आपको एक नोट मतलब करना है, आपको एनालाइज करना है अपने आप में कि हमारा स्कोर क्या जा रहा है। धीरे धीरे क्लास का लेवल बढ़ेगा। आप बोलोगे मैं 10 दिन बाद क्लास ज्वाइन करूंगा, ये या 15 दिन में ज्वाइन करूंगा, लेकिन उस समय ना इस क्लास का लेवल बहुत ऊपर जा चुका होगा। मैंने एक जो शेड्यूल बना रखा है ना, बहुत अच्छे लेवल का बना रखा है, आप इसको बेफिक्र होकर करते रहिए, ठीक है। तो देखो 500 का निकटतम अभाज्य संख्या, तो सबसे पहला पॉइंट, अभाज्य संख्या क्या होती है। कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें अपने और एक के अलावा किसी और से भाग न जाए, तो वो संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या पहचाने कैसे इसमें, तो बेटा देखो अभाज्य संख्या पहचाने 500 का निकटतम। अब चार ऑप्शन है आपके पास में, 500 के निकटतम, 499, 503, 501 या 491। ये सारी चीजें आप लोग को दे रखी है चार ऑप्शन में। तो हम कैसे पहचानेंगे अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले देखो कि मुझे दे रखा है 500। अब मैं 500 जो 500 है ये ना 500, अब 500 के निकटतम का मैं क्या निकालूंगा, वर्गमूल वाली संख्या निकालूंगा, वर्गमूल वाली। ये 500 निकटतम क्या होगा, ठीक है। अब देखो 499 है, 499 है और ये 503 है। देखो जैसे 499 है, 503 है, 501 है और 491 है, 491। बातें यहां तक समझे, ऑप्शन आपके सामने दे रखे। अब आपको क्या बोला गया है कि हमें यह देखना है कि निकटतम अभाज्य संख्या कौन सी। सबसे पहले देखेंगे इसमें कोई सम या विषम या कोई भाज्य तो संख्या नहीं है, ठीक है। तो देखो भाज्य संख्या, देखो ये देखें ये 500 तो एक अलग चीज होगी, 500 अलग चीज, 500 निकटतम चाहिए ना। तो 499 ये हमारी क्या सम विषम नहीं है, कुछ भी भाज्य नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखेंगे 5 3 8, ये भी कुछ नहीं हो रहा। 5 और 6 यानी 5 और 1 6, इन संख्या को जो क्या 3 बनना है, संख्या को अंकों का योग 3 बनना, तो उस संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो ये संख्या जो क्या 3 से डिवाइड है, तो ये हमारी अभाज्य नहीं है, ये हमारी संख्या क्या भाज्य है। लेकिन साथ में क्या विषम भी है, साथ में विषम भी है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन दोबारा गलत हो गया। अब देखो देखेंगे कि 499 है, 503 है और 491। इसके निकटतम कोई वर्ग वाली संख्या देखेंगे। इसके निकटतम क्या करेंगे हम, कोई वर्ग वाली संख्या देखेंगे। तो 500 को निकटतम वर्ग वाली संख्या कौन सी है, आप कहोगे 529 है। 500 दिख रहा है ना, 529 है। 529 क्या हमारी एक वर्ग संख्या है, किसकी है, 23 की है। 23 का स्क्वायर ही तो है 529। अब हम ये देखेंगे 23 से छोटी वाली संख्या, जैसे 23 हो गया, 22 हो गया, 21 हो गया, 20 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 17, 16, 15, 14, जितनी भी संख्या है 23 से नीचे, उन सभी संख्या इन तीनों को डिवाइड करके देखें क्या ये हमारी, इनमें अगर डिवाइड जा रहा है तो हमारी वो भाज्य संख्या, अगर नहीं जा रहा है तो हमारी ये अभाज्य संख्या है। तो मैंने इनको कर लिया चेक। तो इनमें से किसी भी संख्या में हमारा जो है, इसको छोड़ के 501 को छोड़ के, ये 499 है, 503 है और 491, इनमें किसी भी संख्या में हमारा किसी 23 से नीचे वाली संख्या भाग नहीं जा रहा है। तो ये सभी संख्या के हमारी अभाज्य संख्या है। अब 499 भी अभाज्य है,
503 भी अभाज्य है हमारी, और 491 अभाज्य है, 491। लेकिन हमें आंसर कौन सा बताना है, उसने बोला 500 के निकटतम, 500 सबसे निकटतम संख्या कौन सी है, 500 सबसे निकटतम संख्या कौन सी बेटा, 500 सबसे निकटतम 499, 503 भी दूर है, सॉरी 491 दूर है, तो ये कितना हो जाएगा 499, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अब बात अब समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहते हो कि अभाज्य संख्या को और डिटेल में कैसे पहचान में क्या करें, तो उसके लिए कमेंट करके बताएं जरूर, उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोला कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका लासा 120 है, तो उन संख्या को योग कितना। बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही जबरदस्त, तो इसको करने की कोशिश करें आप, और साथ में क्या है ये देखें कि आप जो जिस तरीके से कर रहे हो क्या उस तरीके से शॉर्ट क्या हमारा मेथड है उसको थोड़ा देखेंगे। देखो बेटा बोला है कि जब तीन संख्याओं का दो संख्या का अनुपात कितना 3:4 है, 3:4 है। ठीक है भाई, इनका जो लासा है वो कितना है, लासा कितना दे रखा है बेटा, लासा दे रखा आपको 120। ठीक है, अब इनका योगफल बताना है, कितना था योगफल बताना है, योगफल क्या होगा मार्कर पूरा नहीं लगा, योग हमें बताना है। ठीक है भाई, योगफल बताना है, तो हम कैसे करेंगे, तो बेटा करने के तो बहुत सारे तरीके, बेसिक कंसेप्ट से करोगे तो एक्स मान करो, एक्स ये करो वो करो, बहुत सारा लंबा लमजड़बाजी रहेगी। तो हम क्या करें, सीधे सीधे देखो लासा 120 दे रखा है और संख्या का अनुपात कितना है 3:4 दे रखा है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनका जो अगर मैं लासा निकालू तो बेटा कितना आएगा, 3 चौक 12 आएगा, और 12 का अगर मैं इसके साथ कंपेरिजन करूं तो क्या इंटू 10 करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। जब 12 यूनिट की वैल्यू 120 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 10 आ गई, यहाँ यूनिट कितनी 3 है, यहाँ यूनिट कितनी 4 है, तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, ये 30 आ गया और ये 40 आ गया। अब पूछा गया योगफल, पूछा संख्या को योगफल पूछा, संख्या आपके पास है 30 और 40। ठीक है, तो 30 प्लस के 40 बराबर 70 हो गया, कितना है 70, तो ये क्या इसका आंसर हो, बहुत ही शानदार तरीके से इजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है 99 नहीं 999 डिवाइड बाई 999 सॉरी 999 डिवाइडेड बाई 99 डिवाइड बाई 9। जुकाम हो गया भाई, कोई बात नहीं, चलो लेकिन जब तक क्लास चलते चलाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसको, तो 12 वाले आगे आवर्ती जो संख्या होती है वो दे रखा, जैसे 999 डिवाइडेड बाई 99 डिवाइडेड बाई 9। तो देखो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, जब डिवाइड हो तो हम पीछे से डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा 999 डिवाइड बाई 9 से इसको करेंगे तो 11 बन जाएगा। ठीक है भाई, 11 बन गया। अब मैं 11 से इसको डिवाइड करूंगा, अब देखो इसको ना मैं आपको भाग करके सिखाऊंगा कैसे करना है, कि 999 को भाग करना है 11 से, तो 11 नम्मा 99, कोई बात नहीं 9 ले लिया हमने। अब 9 में 11 का भाग जाएगा नहीं, तो भागना जाने की 0 ले ले, और पॉइंट लगा दिया हमने, एक 0 लगा दिया आपको, 11 अट्ठे 88 हो गया, बचा कितना 2 बचा, ऊपर पॉइंट लगा हुआ 0 ले ली मैंने। अब 11 एकम 11 हो गया, बचा बेटा कितना 9 बचा, फिर पॉइंट लगा हुआ फिर 0 ले लेंगे, तो यानी फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा, यानी 8 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा। यानी कहने का मतलब ये 8 और 1 है ना, बार बार चलता चले, तो इसके ऊपर क्या एक टोपी पहना दो इसको कि भाई अब यहीं थम जा भाई थम जा, तो यहीं पे इसको रोकना है। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 90.81 हो जाएगा, ऊपर बार लगा हुआ। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 90.81 पे बार है। ठीक है, 0.81 बार रहेगा। आगे देखें अगला सवाल, बोला गया है कि क्या बोला है इसने कि 2401 और उसके पीछे 3 0 का चतुर्थमूल ज्ञात कीजिए। बेटा बहुत अच्छा सवाल है, चतुर्थमूल आपने वर्गमूल सुन लिया, घनमूल सुन लिया, चतुर्थमूल क्या होगा बेटा, कि जिसके ऊपर पावर 4 लगा दो तो चतुर्थमूल हो जाएगा, है ना। एक नया शब्द सामने आया आपके सामने, तो क्या करेंगे, हमें स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर रूट निकालना है, समझ में आ रही बात, यानी वर्गमूल का भी वर्गमूल निकालना है। कहने का मतलब जैसे मैंने लिखा, मैंने 64 लिखा, 64 क्यों 16 लिख लो, 16 का मुझे रूट का भी रूट निकालना है, यानी कहने का मतलब इस तरह से और इस तरह से, ये सवाल इस तरह से दे रखा था 16 का रूट, इसको रूट को खोलूंगा तो क्या है 16 का कितना रूट कितना होता 4 होता, अब ये वाला रूट हो गया हमारा, है ना, तो इसको भी बाहर निकालने 2 आएगा, इस तरह से आपको बताना है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्या संख्या क्या है हमारी, संख्या है हमारी 2401
0 1 और ये 3 0, हमें क्या रूट का भी और ये रूट निकालना है। ठीक है भाई, बात है समझ में। अब हम क्या करेंगे, यही संख्या ना 24 0 1 3 0 4 0 भाई 4 0। ठीक है भाई, तो मैं कह रहा था 3 0 का तो कोई मतलब नहीं, 3 0 तो घनमूल बनेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे इसको, तो बेटा हम इसको लेंगे कि 24 0 1 को लेंगे, ये किसी में हमारी वर्ग वाली संख्या है, किसका वर्ग है ये हम पता करेंगे। तो देखो 24 0 1 को ऐसे लिख लो, आप ऐसे लिखेंगे। अरे कहाँ अंतर लग रहा है भाई आज। ठीक है, अब देखो पहला वाला, अब मैंने पिछली क्लास में कहा था ना वर्ग किस किस का आता है। देखो जो एक है किस इकाई अंक के वर्ग में आएगा, जो एक है वो 1 के में आएगा, और फिर या फिर कह सकते हो 9, यानी 9 में 81 तो 9 के में आएगा। ठीक है, ढाई वाले अंक को काट दो, गोली मार दो उसको। ठीक है, अब बचा 24। 24 जो है किस वर्ग के पास में है, 24 जो है किस वर्ग के पास में है, तो देखो 24 जो है 5 के वर्ग के पास में है, यानी 5 के वर्ग के पास है ना 24, तो 5 से पहली वाली संख्या लेंगे आप, तो क्या आ जाएगा 4 ले लेंगे। अब बेटा 4 ले लिया, अब मुझे या 1 लेना है या 9 लेना है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं इस कैलकुलेशन में। तो देखेंगे, देखो जैसे हमारे 5 के वर्ग के पास में है ये ना, इसके बाद या इसके पहले, इसके पहले वाला वर्ग क्या है 4 है, इसके बाद वाला वर्ग 5 है, तो हम क्या करेंगे छोटी वाली संख्या लेते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या लेना है, 1 लेना है या 9 लेना है, इसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि 24 है जो क्या 4 के स्क्वायर के पास में या 5 के स्क्वायर के पास में। तो 4 का स्क्वायर कितना 16 है और 5 का कितना 25 है, तो जो 24 है वो किसके नजदीक है 25 के नजदीक है या 16 के नजदीक, तो आपको होगा 25 के नजदीक है, यानी बड़ी वाली संख्या के नजदीक है, तो यहाँ पे हम बड़ी वाली संख्या लेंगे, कितना है 49 हो जाएगा। तो इसका जो इसकी वैल्यू कितनी है 49 हो गई। ठीक है 49 हो गई। अब जब जो 4 0 है तो हम क्या कर देंगे, इसको 2 0 लगा देंगे, ये हो गया। अब ये वाला रूट तो कट गया हमारा, अब क्या ऊपर वाला रूट बचा है, तो क्या करेंगे, तो ये 49 जो किसका स्क्वायर है, आपको 7 का स्क्वायर है, तो 7 2 0 2 0 का 1 0 हो जाएगा, यानी 70 हो गया। तो कितना है 70। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा कि ये जो संख्या दे रखी है किसका चतुर्थांश है, चतुर्थ वर्गमूल है 70 का है, इसका चतुर्थ वर्गमूल क्या हो जाएगा, चतुर्थ मूल 70 हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही जोरदार सवाल, और ये तो कोई परीक्षा में आना चाहिए था, वैसे आया नहीं है, तो आप नोट कर लो इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है और काफी, अगर आप कहीं किसी से सामने रख दो तो हिल जाएगा, लेकिन सवाल में है कुछ नहीं है, सवाल में है कुछ नहीं है। देखो क्या बोला गया है, बोला गया कि 1/, यहां से दिख रहा है, ठीक है, 1/1 प्लस के 2a माइनस 2 की पावर a माइनस बी, ठीक है, प्लस 1/1 प्लस के 2 की पावर b माइनस के। ये आपको सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल है, आप इसको कैसे कर सकते हो, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है, बस आप इसको आसानी से कर सकते हो। कैसे करोगे इसको, कि देखो मैं इसको जब कोई भी नंबर होता है, जैसे मैंने लिखा कि जैसे 2 की पावर 5 माइनस 3, इसको क्या लिख सकता हूँ इसको मैं कि 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 3, यानी कहने का मतलब भाग में संख्या क्या घटती है, भाग में संख्या घटती है ना, जो पावर है वो घट जाती है, भाग में जो पावर है वो घटती है हमारी। तो यहाँ पे मैं भाग के फॉर्म में लिख दूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, और मुझे इसे एक ही फॉर्म में लिखना होगा, यानी आधार को समान करके करना है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, तो ये चीज मैं यहाँ करने वाला हूँ। तो 1/1 प्लस 2 की पावर a और माइनस बी है ना, तो इसको अपॉन में 2 की पावर b लिख दूंगा, प्लस के 1/1 प्लस के 2 की पावर b अपॉन 2 की पावर a, ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस वाले फ्रैक्शन को सोल्व करूंगा, मैं इस वाले करूंगा, तो बेटा क्या जाएगा, देखो 2 की पावर b एलसीएम लेंगे, तो देखो इसके नीचे 1 है, तो इसका एलसीएम इसमें डिवाइड करेंगे तो इतने 2 की पावर b जाएगा, और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना 2 की पावर b, 2 की पावर b हो गया, प्लस 2 की पावर से 2 की पावर एक बार जाएगा, तो और एक का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 2 की पावर a, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ऐसे इसको करेंगे या प्लस का चिन्ह लगा दो, तो 2 की पावर a कॉमन सॉरी एलसीएम आ गया। अब ऐसे इसको करेंगे तो ये तो 2 की पावर a हो जाएगा हमारा, प्लस के 2 की पावर a से 2 की पावर a एक बार चला जाएगा, और इसका एक का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो क्या 2 की पावर b आ जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ क्या बचेगा हमारा, ऊपर 1 है और ये नीचे ये है, ठीक है ना, तो 1/, यहाँ लिख लेता हूँ 1/2 की पावर a सॉरी 2 की पावर b प्लस के 2 की पावर a अपॉन 2 की पावर b प्लस 1/1 क्या बचेगा, ये वाली चीज है ना, 1/2 की पावर a प्लस के 2 की पावर b अपॉन 2a।
ठीक है भाई। अब ये क्या है, ऊपर पहुंच जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके ऊपर साथ, ठीक है। तो क्या कर देंगे इसको हम क्या करेंगे, देखो ये ऊपर पहुंचेगा तो क्या बनेगा 2 की पावर b अपॉन में, इसको ना सही क्रम से लिख लो, ए भी लिख लो, प्लस का है तो आगे पीछे करो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 की पावर a प्लस 2 की पावर b प्लस ये ऊपर गया तो 2 की पावर a अपॉन में 2 की पावर a प्लस 2 की पावर b, 2 की पावर a प्लस 2 की पावर b। ठीक है बेटा, आप क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लो, 2 की पावर a प्लस 2 की पावर b, 2 की पावर a प्लस 2 की पावर b दोनों सेम है, तो मैं इसी को किसी को भी एक ले लो, तो 2 की पावर a प्लस 2 की पावर b, मैंने एलसीएम ले लिया बेटा। इसका जब भाग इसमें देंगे तो एक बार जाएगा और एक का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 2 की पावर b प्लस के, ऐसे इसको करेंगे तो एक बार जाएगा, एक का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 2 की पावर a। अब इसको सही क्रम से लिख लो, लिखना चाहो तो, नहीं तो वैसे सीधा सीधा कट रहा है, ठीक है। तो 2 की पावर a प्लस के 2 की पावर b अपॉन में 2 की पावर a और प्लस के 2 की पावर b, तो दोनों के आपस में कट गए बराबर 1 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आई, 1 आई, ठीक है। तो खोदा पार्ट निकली चाहिए वो वाली कहा होगी, आंसर 1 आना था लेकिन घुमा इतना दिया, ठीक है। कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोला कि x संख्या को औसत कितना है, y स्क्वायर है तथा y संख्या का औसत x स्क्वायर है, तो सभी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल, और ये तो पूछा गया ना, सीजीएल में पूछा गया 2006 में। तो ऐसे क्वेश्चन को नोट कर लेना बेटा कि आने वाली परीक्षा में चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे आपकी एसएससी जीडी हो, या आपकी रेलवे ग्रुप डी, या फिर जो भी आरपीएफ की जो वैकेंसी आने वाली है हाल फिलहाल में, उनमें कहीं ना कहीं इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। आपके अंक चेंज कर दिए जाए, यानी एक्स की जगह कुछ और रख दिया है, वाई की जगह कुछ और रख दिया, तो इस तरह का सवाल आपको 99.9% आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। कि पैटर्न ऐसा बनने लग गया अब, जो आपसे 10-12 साल 13 साल पहले जो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आते थे ना बेटा, ग्रुप डी में आने लगे हैं, तो जीडी की तो बहुत दूर बात है, ठीक है भाई। हम क्या करते हैं, एक्स संख्या का औसत कितना है, एक्स संख्या को औसत कितना है, वाई स्क्वायर है, ठीक बेटा। कुल संख्या कितनी बनेगी, हम क्या करते हैं बेटा, पद इनटू औसत मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बनता है हमारा, इनका कुल योगफल बनता है, तो वाई स्क्वायर हो गया हमारा ये। अब ऐसी y संख्याओं का औसत कितना x स्क्वायर है, तो इसका योगफल कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो x स्क्वायर लिख लो या x स्क्वायर y लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो बेटा, ये बोला कि इनका सभी का औसत बताना, मुझे सभी का औसत बताना है। तो पद कितने हमारे पास है, x तो यहाँ है और y यहाँ है, x यहाँ है y यहाँ है, तो जोड़ेंगे इसको, और पदों का योगफल कितना, टोटल कितना है, इसका ये है और इसका ये है, तो मैं इसको जोड़ूंगा, तो x y का स्क्वायर प्लस के y x स्क्वायर अपॉन में x प्लस y, पद तो भाई यही हमारे पद यही है और पदों का योगफल हमारा ये ना। ऐसा कुछ कॉमन निकालो भाई, कॉमन निकालो, ऐसी बात नहीं बनेगी। तो देखो क्या करेंगे, इसको हम क्या कॉमन ले सकते हो भाई, इसमें x y कॉमन ले लो, x y कॉमन लिया मैंने, तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो x से x खत्म हुआ और y से हमारी y की पावर खत्म हुई, यहाँ y बची, प्लस के x y से y खत्म हुआ और x से x की पावर 1 गई, तो क्या x बचा, अपॉन में x प्लस y, ठीक है बेटा। अब x प्लस y से x प्लस y खत्म हुआ, तो क्या बचा, x y। ऑप्शन में कहीं नजर आ रहा है x y, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है x y, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बोला द रेशियो 1.5 रेशियो 2 की पावर 0.5 इज सेम एज, यानी 2 की पावर 1.5, देसी भाषा में बात करें 2 की पावर 1.5 और 2 की पावर आधी का अनुपात क्या रहने वाला है, ठीक है बेटा। ये चुल्लू सा सवाल है, चुन्नू मुन्नू सा, और इसको आप आसानी से कर सकते हो। कैसे करोगे इसको, देखो 2 की पावर 1.5 अनुपात 2 की पावर 0.5। अब तो यहाँ कंसेप्ट समझने वाले होता है, अगर लाइन बढ़ाना चाहो लाइन बढ़ा लेना, आप कहो 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 10 लाइन बन जाएंगी इसमें से, अगर स्टेप बना हुए तो, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो बस यहाँ पे सीधा आंसर आएगा और कुछ नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे जो अनुपात का जो चिन्ह होता है वो क्या दर्शाता है आपको, बेटा बताओ, बट्टे दर्शाएगा यानी अपॉन दर्शाएगा, या फिर आपको डिवाइड दर्शाएगा, ये तो दर्शाएगा। और डिवाइड में क्या होता है, हमेशा पावर घटती है, डिवाइड में हमेशा पावर घटती है। और मैं इनको डिवाइड के नजरिए से देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ ये क्या है, डिवाइड है, ये क्या है, डिवाइड है, तो क्या लगेगा आपको, अब क्या लगेगा कि डिवाइड है तो बेटा पावर घटा दो, बस पावर घटा दो। और जब इसकी पावर कितनी है, 1.5 है, तो इसकी आधी है, अगर मैं इसको लिखूंगा, अगर मैं घटाऊंगा इसमें से 100 घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच्चे की पावर इसकी अनुपात, यहाँ पावर क्या चाहिए
भाई 0 बचेगी हमारी, 0 बच जाएगी हमारी। बेटा 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, और किसी भी अंक की पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, इसका 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। आईने बात समझ में, देखो सीधा सीधा आंसर हो गया। अब देखो, ओह तगड़ा सवाल है, कितना तगड़ा। क्वेश्चन नंबर कितना है, 8 है। देखो भाई, बोला ए और बी ने क्रमशः 45,000 54,000 का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया। 4 महीने बाद सी ने 30,000 रुपए पूंजी के साथ में व्यवसाय में साझेदारी कर ली। इसके 2 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी निकाल कर व्यवसाय छोड़ दिया। 1 वर्ष के अंत में ए को लाभांश के रूप में 1 लाख नहीं 13,500 मिले हो, तो लाभ की कुल रकम ज्ञात कीजिए। यानी ए को जो लाभ जो कितना मिला, 13,500 मिला है, तो मुझे उसका जो लाभ बताना है, लाभ कितना है उसका। ठीक है, तो देखेंगे बेटा इसको क्या करना है। इसको हम ए ने जो लगाए हैं वो थोड़ा इसको छोटा कर ले ना, आपने पढ़ ही लिया, चलो इसको बीच बीच में वो कर दिया करेंगे। ए ने लगाए हैं, यहां लिख लेता हूं मैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए ने लगाए बेटा 45,000 रुपए, ए ने लगाए हैं 45,000 रुपए, बी ने लगाए 54,000 रुपए। ठीक है, अनुपात सी ने जो लगाए वो कितने लगाए, 30,000 लगाए। सी ने कितने लगाए, 30,000। लेकिन 30,000 जो लगाए ना, वो अभी समझना बात को, अभी 30,000 यहाँ 30,000 लिख लो बस आप। ठीक है, फिर बोलो कहाँ से लाते 30,000। अब सवाल में क्या बोला गया है, जो 30,000 जो लेके आए ना, जैसे ए ने जो लगाए वो पूरे 12 महीने के लिए लगाए। ए ने कितने महीने के लिए लगाए हैं, पूरे 12 महीने के लिए। तो इंटू 12 कर दो, यहाँ पे इंटू 12। ठीक है, अब जो बी ने लगाए हैं, बी और सी पे हमारा क्या कंसेप्ट समझना है, तो लाइन को पढ़ो कि सी ने 4 महीने बाद सी ने 30,000 रुपए पूंजी अपनी लगा दी। 4 महीने बाद सी ने अपनी 30,000 की पूंजी लगाई। तो जो सी की पूंजी है वो कितना समय काम कर रही है, 4 महीने बाद लगा रही है। तो जब ए की पूंजी 12 महीने काम कर रही है, तो सी की पूंजी 4 महीने बाद कितना काम करेगी, 8 महीने काम करेगी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, 4 महीने बाद ध्यान रखना। अब क्या बोला इसने, बोला कि बी ने अपनी, इसके 2 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी निकाल ली। इसके 2 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी निकाल ली। जब सी जो है 4 महीने बाद आया है, इसके 2 महीने बाद बी अपनी पूंजी निकाल रहा है, तो बी का पूंजी कितने समय तक रहा, आप बोलो 6 महीने तक रहा। इंटू 6 करोगे। ठीक है भाई, अब इसका अनुपात लगा दो इसके बीच में, तो निकल आएगा सीधा सीधा। देखो बेटा 6 से काटना नहीं काटना, पहले 0 काट लो, जहां बड़ी संख्या दिख रही है, 3 0 3 0, ये 3 0। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 कम 6 6 5 30। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 से 6 खत्म हुआ, 6 5 30। ठीक, अब और कुछ दिख रहा है, और देखो 2 से काटेंगे, 2 से ये कट गया हमारा, 2 से कट गया 27 बार, और 2 से कट गया ये 4 बार। और कहीं कुछ कट रहा है, ये 27 है या 45 है, 27 4 5 नहीं, अब कुछ नहीं कट रहा। चाहे लिखो बेटा 45, यहाँ लिखेंगे अनुपात 27, और यहाँ लिखेंगे इतना 4 5 20। अब इनका अनुपाती योग देखूं, कितना होगा, अनुपाती योग देखूं, 0 7 9 0 7 7 7 5 12, कितना 12 की 2 हाथ से लगी, 1 2 और 2 4, 4 और 4 8 और 1 9, यानी 92। कितना हो गया, 92 हो गया। अब लेकिन क्या बोला है कि ए को लाभांश के रूप में 13,500 मिलते हैं। ए को लाभांश के रूप में, यानी ए को 45 है, और 45 की वैल्यू कितनी है, 13,500 है। बेटा कुल की वैल्यू बताओ, पूरे की वैल्यू बताओ, पूरी कितनी है, पूरी कितनी हमारी बेटा, पूरी अनुपात योग कितना, 92 है। 92 कितना हो जाएगा हमारा, 92 की वैल्यू बतानी है। तो बेटा क्या करेंगे, इसको 13,500 लिख लो। ठीक है, तो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, तो 13,500 इंटू 92 अपॉन में 45। ठीक है, 45 से काटेंगे इसको 3 बार, 300 हो गया, और 3 से करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो 00 हो गया, 3 दूनी 6 और 3 9 27, यानी 27,600 हो जाएगा, 27,600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते अगला सवाल बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोला कि 5 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, 5 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, बताओ भाई। बहुत ही आसान सवाल है, और ये सवाल तो भाई बेटा कई बार पूछा भी गया है इस तरह का सवाल कि 1 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, या 1 दिन 1 सप्ताह का कितना प्रतिशत है, या 1 दिन 1 महीने का कितना प्रतिशत है, या 1 दिन 1 साल का कितना प्रतिशत है,
या 5 ग्राम 1 किलोग्राम कितना बचे, ये काफी बार कई परीक्षा में पूछे गए कंसेप्ट है ये आपको, ठीक है। तो बेटा क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, जब आपको दो संख्या दे रखी हो, तो सबसे पहले हमें ये देखना है किस संख्या के पीछे का लगा हुआ उसको मूल संख्या मानेंगे, और मूल संख्या हमेशा नीचे आती है बस। तो यहाँ पे वैल्यू जो है, और उससे भी पहले देखने वाली बात यह है कि जो वैल्यू है उसकी यूनिट जो है वो किस रूप में दे रखी है, यहाँ ग्राम में दे रखी है और यहाँ किलोग्राम में दे रखी है। यानी एक 5 ग्राम है और एक किलोग्राम है, या तो ग्राम को किलोग्राम बना लो या किलोग्राम को ग्राम बना लो। तो बेटा आपसे बोला जाए तो आप क्या करोगे, किलोग्राम को ग्राम बनाओ तो इजी हो जाएगा, वहां पे पॉइंट लगाएंगे तो काफी झमेला बनेगा। तुम क्या करेंगे कि बेटा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते, 1000 ग्राम होते, बताने की जरूरत है नहीं किसी को, सभी को पता है, नहीं पता हो तो समझ गए होंगे। अब देखो मूल संख्या क्या हमारी 1 किलोग्राम का, यानी 1 किलोग्राम का, तो 5 जो हमेशा ऊपर आएगा हमारा अपॉन 1 किलोग्राम क्या हो जाएगा 1000 ग्राम, यानी 1000 इंटू 100 करेंगे इसको, तो 2 जीरो खत्म हुई, 5/10 यानी 5/10 क्या लिखते हैं 0.5%, यानी 0.5%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला सवाल बोला गया है कि यदि किसी वस्तु को 200% लाभ के साथ बेचा जाता है, 200% लाभ के साथ बेचा जाता है, तो इसके क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात बताना। बहुत आसान सवाल है कि यदि किसी वस्तु को 200% लाभ के साथ बेचा जाता है, समझना कंसेप्ट को। जैसे P जो हमारा कितना है, P हमारा कितना है 100 है, और यानी P नहीं CP हमारा कितना, क्रय मूल्य कितना हमारा 100 है, इसका प्रॉफिट है 200% है। बेटा 100 का 200% कितना, 200 ही होगा नहीं होगा। बेटा इसका एसपी कितना होगा, ये प्रॉफिट है, ये एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। बेटा 100 की चीज है 200 का फायदा करके बेच रहे हो तो बिकेगी कितने में, 300 में बिकेगी नहीं बिकेगी 300 में। अब मुझे इनका अनुपात बताना इन महाशय का। बेटा जो सीपी अनुपात एसपी करोगे, सीपी अनुपात एसपी करोगे कितना हो जाएगा, सीपी कितना 100 है और एसपी कितना हो जाएगा हमारा 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा एसपी हमारा 300 हो जाएगा। बात आई समझ में। बेटा 0 काट लो तो 1:3 है। कुछ बच्चे 3:1 लगा रहे होंगे तो बेटा वो गलत है, यानी उस कंडीशन में क्या होगा कि 300 की चीज है 100 की बिक रही है, लेकिन बात क्या आ रही है कि 100 की चीज है 300 में बिक रही है, यहाँ पे बात आ रही है। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 11 बोला कि किसी रेडियो पर 15% छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य 238 रुपए हो जाता है, तो अंकित मूल्य क्या है ये बताना आपको। किसी रेडियो पर 15% छूट देने के बाद उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 238 है, हो जाता है, तो उसका अंकित मूल्य पता करना है। मान लो कि अंकित मूल्य इसका 100 है और 15% की छूट दे दी, तो कितने परसेंट में वस्तु बिक रही है, आप बोलोगे 15% पर, सॉरी 85% बिक रही है। तो बेटा 85% कितना है हमारा, 85% कितना है, 85% हमारा कितना है 238 है, कितना है 238 है। बेटा 100% कितना होगा, 100% कितना लगाओ बेटा, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, तो दूसरी गुणा 238 इंटू 100/85 कट रहा है क्या। किसी रेडियो पर 15% छूट देने बाद उसका विक्रय मूल्य 238 हो जाता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या है। ठीक है सही है, कोई बात नहीं। तो बेटा 5 से काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे कितनी बार 17 बार, और 5 से काटेंगे इसको 20 बार। अब क्या कट रहा है 17 से, 17 कम 17 बचा कितना, 17 कम 17 बचा कितना 6, और ये 8 यानी 68 हो गया, 17 चौको 68, ये कट गया हमारा, ये हमारा हो गया। तो 14 दूनी 28, यानी 14 दूनी 28 और 1 0 तो 1 0 लगा दो, यानी इसका जो एमआरपी है वो कितना है 280, एमआरपी कितना है 280, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो बोला 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना, 2:1 है। मिश्रण में कितना लीटर दूध मिलाया जाए, कितना लीटर दूध क्या पानी, हाँ कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। हमें ऐसा सवाल करने के लिए एक थोड़ा सा सिर्फ ज्यादा 2 सेकंड का कंसेप्ट चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले देखो इसका ना एक अच्छा वाला कंसेप्ट समझो। अगर आप यूनिट वैल्यू से समझने वाले बच्चे हो ना, यूनिट वैल्यू से आप समझते हो या यूनिट वैल्यू भी समझ में आती है, मैं उससे बता देता हूँ इसको मिश्रण को। और नहीं जो बेटा मेरे से पढ़ते हैं उनको तो बेटा कुछ भी पढ़ा दो वो समझ में आ जाता है, और ही कुछ समझ में आता है वो भी समझे। ठीक है, और भी कुछ समझ में आता है वो समझे क्या, कि जैसे हमारा दूध कितना 60 लीटर है, दूध कितना 60 लीटर है, ये इसको यहाँ पे ऐसे लिख दो, यूनिट वैल्यू वाला मेथड बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसका जो दूध है, दूध अनुपात पानी क्या दे रखा है, दूध अनुपात पानी क्या दे रखा है आपको, कि 2:1 दे रखा है, 2 अनुपात दे रखा है, 2:1 दे रखा है। अब इसमें पानी कितना मिलाया कि ये जो 1:2 हो जाए, 1:2 हो जाए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने पानी में पानी मिलाया, दूध को नहीं छेड़ा, पानी में
पानी को मिलाया, दूध को नहीं छेड़ा, तो मैं क्या करूंगा, मैं दूध को ऐसे रहने दूंगा, ना उसको कम करना ना ज्यादा करना है। यानी जैसे उसकी वैल्यू 2 यूनिट में, ऐसे 1 यूनिट में रहेगी। यानी उसको अगर मुझे 2 रखना है तो मुझे यहाँ क्या करना होगा, 2 का मल्टीप्लाई करना होगा 1 के साथ में, तो क्या हो जाएगा हमारा, जब तो 2 बन के आएगा हमारा। अब यहाँ पे तो आपने 2 को मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, ये रूल है, ठीक है यार, ये करना ही होगा आपको। तो कितना है, इसकी वैल्यू कितनी, 4 आ गई। आप देखो यहाँ पे वैल्यू इसकी 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 थी, देखो समझना बात को कॉन्सेप्ट द्वारा से, यहाँ वैल्यू इसकी 2 यूनिट है, यहाँ भी 2 यूनिट है, तो दूध तो सेम हो गया। लेकिन हमने क्या किया, ये जो 1 है यहाँ 4 है, यहाँ 1 है यहाँ 4 है, यहाँ 1 है यहाँ 4 है, समझना इस चीज को। तो 1 है और 4 है, कितना हो जाएगा, कितनी यूनिट बढ़ी यहाँ पे, प्लस के 3 यूनिट बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 3 यूनिट। अब यहाँ पे देखो 3 यूनिट बढ़ गई हमारी। अब समझना इस चीज को, खेल को, कि 2 यूनिट यहाँ है और 1 यूनिट यहाँ है, तो 2 और 1 3, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, 60 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 3 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई। और क्या खेला बेटा, ये तो कोई आंसर सीधा सीधा आ गया बेटा। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, 60 है, 3 यूनिट की वैल्यू 60 है और 3 यूनिट ही बढ़ रहा है, तो कितना लीटर बढ़ रहा है, तो 60 ही तो बढ़ रहा है, बस सीधा सीधा खेल खत्म यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ हमारा वाला टॉपिक, ठीक है, ये तो हो गया यूनिट वैल्यू वाला। अब दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, कि यहाँ पे आपको दे रखा है 60 लीटर दूध दे रखा है, मिश्रण दे रखा है, इसमें जो दूध है और ये पानी है वो कितना है, 2:1 में दे रखा है, 2:1 में दे रखा है, यानी जो दूध है वो 2 है और ये पानी है जो 1 है। कहने इनकी यूनिट कितनी है, इनका जो वैल्यू है अनुपात जो कितना, 3 है, और 3 को अगर मैं 20 से डिवाइड करूं, सॉरी 60 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 20 आएगा, यानी 20 दूनी 40, जो दूध है वो कितना, 40 लीटर है, दूध कितना, 40 लीटर है, और जो पानी है वो कितना, 20 लीटर है, पानी कितना है, 20 लीटर है। अब आपको क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि हम इसमें मैं पानी कितना मिलाऊं कि ये हमारा कितना हो जाए, 1:2 हो जाए, कितना हो जाए, 1:2 हो जाए, कितना हो जाए, 1:2 हो जाए। हम क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, इसकी जरूरत है बस, और कुछ नहीं। क्या देखो मेरे पास दूध में तो कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, दूध में कुछ भी चेंज नहीं किया, और क्या हो रहा है, दूध से हमारा पानी जो क्या दुगना हो रहा है। दूध हमारे पास पहले भी 40 लीटर था, आज अब भी 40 है, अब भी 40 है, अब दूध से जो पानी है दुगना हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, पानी से मैं क्या है, पानी हमारे समय 80 लीटर है, 80 लीटर है, पहले कितना था, 20 लीटर था, अब 80 लीटर, तो कितना लीटर बढ़ा, 40 लीटर बढ़ा। यहाँ पर कोई ना यूनिट वैल्यू ना कुछ भी नहीं, कोई झंझट नहीं, सीधा सीधा सवाल है, इसका आंसर ऑप्शन में डी सही हो जाएगा। अब आपको जो बेहतरीन लगे वो कर लेना। आगे देखो, बोला कि क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है कि ए किसी काम को n दिन में तथा b जो है उसे 9 दिन में पूरा n दिनों में पूरा कर सकता है, दोनों साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये सवाल है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको हम, कि जो a है, a जो है वो यहाँ लिख लो, ठीक है, a जो है वो कितने दिन में कर रहा है, m दिनों में, b कर रहा है उसे n दिनों में, एलसीएम निकालेंगे तो m और n आ गया, इसकी क्षमता कितनी आएगी, इसकी क्षमता n आएगी, इसकी क्षमता कितनी है, इसका जब डिवाइड करेंगे आपस में तो n का डिवाइड इसमें करूंगा तो m आएगा। अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं एक बार में, m प्लस m काम कर रहे हैं। अब मुझे 1 घंटे में इतना काम कर रहा हूँ, इतना काम कराना है मुझे, तो कितने समय में करेंगे, तो m n, यानी ये कुल काम है, कुल काम को किससे, क्षमता से डिवाइड देते हैं, अपॉन m प्लस के n, ये कितना है, दिन में आ जाएगा, इतने दिन में काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है कि m n अपॉन m प्लस n, m n अपॉन m प्लस n, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, 14 थोड़ा सा वैसा है, चलो झूम कर लेंगे। बोला एक पाइप किसी हौज को 12 मिनट में भर सकता है तथा एक दूसरा पाइप उसे 15 मिनट में भर सकता है, परंतु एक तीसरा पाइप इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो शुरुआत में पहले 2 पाइप 5 मिनट के लिए खोले जाते हैं तथा इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है, तो अनुसार हौज को खाली होने में कितने मिनट का समय लगेगा, ये बताना है। यानी जो ए है वो 12 मिनट में भर रहा है, ए जो है वो 12 मिनट में भर रहा है, बी जो वो 15 मिनट में भर रहा है, और सी जो है वो क्या कर रहा है, वो 6 मिनट में खाली कर देता है। सी जो है ये माइनस वाला व्यक्ति है, इसको थोड़ा निशान लगा रखो, सी जो है 6 मिनट में खाली कर देता है। अब मैं इन तीनों का अगर एलसीएम निकालता हूं तो कितना आएगा, 15 × 6 = 90,
12.60, ठीक है 60 ले लो इसको, ठीक है। इसकी ए की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 12 पंजे 60 आ जाएगी। बी की कार्य क्षमता कितनी, 15 चौका 60 आएगी। और इसकी कार्य क्षमता कितनी आएगी, 10 छिंग 60 यानी 10 आएगी, लेकिन ये किसकी, माइनस की आएगी, ठीक है। अब क्या बोला है कि 5 मिनट के लिए पहले दो पाइप को 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, मतलब चालू छोड़ दिया था। तो पहले जो दो पाइप है वो कितने, ए और बी है। तो ए और बी देखो, 1 मिनट में ये ए भर रहा है 5 लीटर और बी भर रहा है 4 लीटर, और टोटल जो टंकी है वो 60 लीटर की, ठीक है। तो 1 मिनट में दोनों जो पानी भरेंगे कितना भरेंगे, 5 4 9, यानी 1 मिनट में ये भरेंगे 9 लीटर पानी, ठीक है भाई। 1 मिनट में 9 लीटर भरेंगे। अब बेटा 5 मिनट में तो 5 मिनट में कितना करेंगे, 9 पंजे 45, तो 45 लीटर पानी भरेंगे, ठीक है। 45 लीटर पानी भरेंगे, ठीक है। अब दो क्या कर रहा है, उसके बाद में क्या हो रहा है कि इसको सी को भी चालू कर दिया जा रहा है, सी को भी चालू कर दिया जा रहा है ना, सी को भी चालू कर दिया। इसको थोड़ा हटा देता हूँ क्वेश्चन को, सी को चालू कर दिया। अब हम देखो क्या करेंगे, सी को जब चालू कर दिया तो देखो ये 5 + 4 पानी भरेंगे, यानी 9 लीटर पानी भरेंगे, और 10 लीटर पानी खाली होगा, 10 लीटर पानी खाली होगा। तो 10 लीटर पानी खाली होगा, यानी जो 1 मिनट में क्या होगा, 9 तो ये खाली हो जाएगा, 9 ये खाली हो जाएगा, और एक खुद का खाली होगा, यानी एक इसमें से जाएगा, है ना, एक इसमें से जाएगा। तो जब 45 लीटर पानी भरा हो, तो 45 लीटर पानी को अगर जो पूरे का ओवरेज देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए, तो क्या हो रहा है हमारा, 1 लीटर पानी 1 मिनट में 1 लीटर पानी खाली हो रहा है, तीनों नल चलने पर, ठीक है। तो अब बोला कि 45 लीटर पानी कितनी देर में खाली हो जाएगा, तो बटे 1 करेंगे बराबर 45 मिनट लगेंगे, 45 मिनट लगेंगे। तो ऑप्शन में किस में दे रखा है 45, ऑप्शन में बी में दे रखा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हो गया तगड़ा वाला जुकाम भाई। देखो क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है कि एक रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक्स स्थान से वाई तक की दूरी 4 घंटे में तय करती है। यदि इसकी चाल में 5 किलोमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो यात्रा के समय में कितनी कमी हो जाएगी, ये बताना आपको। काफी अच्छा सवाल है। देखो क्या करेंगे इसको हम कि 55 किलोमीटर प्रति घंटे, सबसे पहले हम x से y की दूरी निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, x से y की दूरी निकालेंगे, यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटे, 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और समय जो है 4 घंटे ले रही है। तो दूरी कितनी होगी बेटा, दूरी बराबर क्या था, 4 इंटू समय होता है। तो 55 इंटू मैं इसको यहीं पे लिख दो, इंटू 4 कर दो, तो 5 चौक 20, हाथ से लगी 2, 5 चौक 20 और 2 22, 220 किलोमीटर की दूरी हो गई, 220 किलोमीटर दूरी हो गई हमारी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये कह रहा है इसकी ना चालो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और बढ़ा दी जाए तो इसको दूरी को जो तय करने में कितना समय कम लगेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हमारा, ये हमारा 55 है ना, जब हमने +5 बढ़ा दिया तो कितना 60 हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा से हमें तय करना है 220 किलोमीटर। लिख दो यहाँ पे कि 220 बटे 60, 0 से 0 खत्म हुआ, 2 से काटा इसको 3 बार और 2 से काटा इसको कितनी बार, 11 बार, यानी 11/3 घंटे, 11/3 घंटे आ गया। अब ऐसे कैसे डिफाइन करूँ, कितना मिनट आ रहा है कितना नहीं, मिनट को कंफ्यूजन दे रखा ना, तो इसको क्या करूँ 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आवर की वैल्यू कितनी 60 मिनट होती है, तो 11/3 इंटू कितना 60, यानी 20 दिया 60 और 11 दूनी 22, यानी 220 मिनट आ गया। अब यहाँ पर भी बात नहीं बन रही है, यहाँ पे बात नहीं बन रही, तो बात कैसे बनेंगे, पहले समय कितना लग रहा था 4 घंटे लग रहे थे, तो 4 घंटे को अगर कन्वर्ट करूंगा मिनट में तो 60 इंटू जब 4 लिखो कितना आ जाएगा हमारा, 60 इंटू 240 हो गया। पहले क्या लग रहा था 240 मिनट लग रही थी, अब 220 मिनट लग रही है, तो कितने मिनट का अंतर है, 20 मिनट का अंतर है। तो जो आंसर है क्या होगा, 20 मिनट कम लगेंगे उस वाली दूरी में, जो पहले 240 मिनट में तय हो रही थी, आज अब जो है 220 मिनट में तय हो रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही हो जाएगा। आगे देखो, बोला कि एक आदमी ने 5 क्वेश्चन में 16 है, एक आदमी ने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए देखा कि विपरीत दिशा से आती हुई 225 मीटर लंबी एक ट्रेन उसे 9 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल क्या है बेटा, आदमी बहुत क्या है 5G मॉडल का नहीं है, वो कम से कम 10G लेवल का है, ठीक है, क्योंकि उसने 225 मीटर लंबी ट्रेन को क्या है नाप लिया उसने, और 5 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से खुद भी जा रहा है वो, ठीक है, कितना महान व्यक्ति है। तो हम क्या करेंगे इसको,
और जब ट्रेन, अब आदमी ऐसे जा रहा है और ट्रेन ऐसे आ रही है, यानी क्या सापेक्ष चाल बन रही है, क्या बन रही है, सापेक्ष चाल बन रही है, 9 सेकंड में पार हो रही है। तो जब 9 सेकंड में पार हो रही है, कितनी हो रही है, 9 सेकंड में दूरी चली जा रही है, कितनी, 225 मीटर की दूरी चली जा रही है, कितने में, 9 सेकंड में। 9 सेकंड, मुझे इसकी क्या बनानी है, किलोमीटर प्रति घंटे चाल निकाल के सापेक्ष चाल बनेगी। तो इंटू 18/5 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारा। 9 से काटोगे उसको 25 बार और 5 से काटोगे उसे 5 बार, यानी 18 पंजे 90, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बनी है, 90। ठीक है, लेकिन ये कैसी बनी है, सापेक्ष चाल बनी है, सापेक्ष चाल बनी है। ठीक है, सापेक्ष चाल क्या होती है, जब विपरीत दिशा में होती है तो जुड़ती हैं, और एक समान दिशा में होती है तो घटती हैं। तो अब ये जोड़ के, यानी जो ट्रेन की चाल है x है प्लस व्यक्ति की चाल 5 है, इसको जोड़ के कितना 90 बनना है। तो मुझे x की वैल्यू बतानी है, यानी 90 में से अगर 5 को हटा दूं तो ट्रेन की स्पीड निकल के जाएगी, यानी ट्रेन 90 में से जब 5 जाएंगे तो 85 किलोमीटर प्रति घंटा, 85 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन में सी सही हो जाएगा। पता समझ। आगे देखो, बोला क्वेश्चन नंबर 17 कि एक नाविक 48 मिनट में 12 किलोमीटर अनुप्रवाह जाता है, अनुप्रवाह यानी धारा के साथ, तथा 1 घंटा 20 मिनट में वापस लौटता है। यानी मान के चलो यहाँ से आपको भी अपने अपने घर से अपने स्कूल की दूरी में नाव का रास्ता है, मतलब नदी है। ठीक है, अब मतलब 12 किलोमीटर है। ठीक है, 12 किलोमीटर है, तो 12 किलोमीटर जो है आप अपने कॉलेज के लिए नाव से जा रहे हो तो 48 मिनट में पहुंच रहे हो, और वापस जब आ रहे हो तो वापस क्या बहाव उल्टा है, उल्टा पड़ेगा, जैसे आपके स्कूल की साइड बहाव है, और जब उल्टा पड़ेगा तो क्या होगा, आपको 1 घंटा 20 मिनट लग रहा है। यानी क्या हो रहा है कि सीधा सीधा आपको दोगुना समय लग रहा है, सीधा सीधा क्या हो रहा है, दोगुना समय लग रहा है। जैसे उसमें दोगुना नहीं, 80, हाँ लगभग दोगुना से ही लग रहा है, यहाँ पे 80 मिनट हो रहे हैं, वहाँ पे 48 मिनट हो रहे हैं। आपको कैसे उसकी आपको बतानी है, शांत नाविक की चाल बतानी है आपको, नाविक की चाल भी निकालना सिखाएंगे आज, और धारा की चाल भी निकालना सिखाएंगे। ठीक है, देखो बेटा क्या बोला कि 48 मिनट में जब धारा के साथ चल रहा है तो 48 मिनट में कितना चल रहा है, 12 किलोमीटर चल रहा है, तो 60 मिनट में कितना चलेगा, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, 12 इंटू 60/48, 12 चौक 48 और 4 चौक 15 बार, यानी धारा के साथ में, यानी प्लस वाली जो चाल है उसकी कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे है धारा के साथ। ठीक है, अब धारा के विपरीत निकालेंगे, तो धारा के विपरीत यानी कितना हो रहा है कि 1 घंटा 20 मिनट, यानी 1 घंटे में कितनी मिनट है, 60 है, और 20 मिनट अलग है, तो यानी 60 + 20 कितना, 80 हो गया। तो 80 मिनट में कितना चला, वो 12 किलोमीटर ही तो चला, वापस ही तो आ रहा है वो, तो 60 मिनट में कितना चलेगा वो, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, तो 12 × 60, 12 × 60 अपॉन के 80। ठीक है, 0 0 खत्म हुआ, 4 दूनी 8 और 4 3 12, और 2 से काटे इसको 3, यानी 3 3 9, यानी 9। जो धारा के विपरीत जो चाल है वो कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। ठीक है, अब मुझे किसकी चाल बतानी है, नाविक की चाल बतानी है। जब बेटा नाविक की चाल बतानी हो ना, नाविक की चाल, नाविक की या नाव की चाल बतानी हो, तो दोनों चालों का योग 15 + के 9 अपॉन में 2, यानी ये कितना, 15 9 24 हो गया, अपॉन में 2, यानी कितना जाएगा, 2 से काटे इसको 12 बार, 12 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, नाविक की चाल है। ठीक है, अगर आपको धारा की चाल निकालनी हो तो धारा की चाल निकाल, धारा क्या करोगे आप, धारा की याद ऐसे दे सकते हो कि धारा प्लस नाव की चाल 15 है, और 12 किसकी, नाव की है, तो धारा कितनी हो गई, 3 हो गई। या फिर आप इसको दोनों विपरीत करके कितनी, 9 है, तो धारा की चाल कितनी काट रही है, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे काट रही है। आप सीधे सीधे धारा निकालना तो ऐसे निकाल सकते हो कि दोनों चालों का अंतर बटे 2, 15 में 9 गया तो 6, और बटे 2 करेंगे कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दोनों चालों को अगर जोड़ दोगे और उसका अंतर आधा निकाल दोगे तो नाविक की चाल आएगी, और दोनों चालों का अंतर को अगर आधा करोगे तो धारा की चाल आएगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन में अगला देखते हैं। अगला देखो भाई, बोला कि रमेश 15 या 600 को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से सावधि खाते में जमा करता है। सावधि यानी जो फिक्स्ड डिपॉजिट वाले होते हैं उसमें। ठीक है, हाँ ठीक है, वह प्रत्येक 2 वर्षों के बाद ब्याज से होने वाली आय को मूलधन में जोड़ देता है। तो उसे ये बताना है उसे चौथे वर्ष के अंत में कितने रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे, ये बताना है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। बेज इसका चक्रवृद्धि ब्याज का, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष जोड़ती है या उसकी अर्धवार्षिक जोड़ती है, तिमाही जोड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको 2 साल का जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे उसका जो पी है, पहले साल का जो पहले वर्ष का जो पी है वो कितना है, 15,600 है, 15,600। ठीक है, आर कितना आपको 10% है,
और टी कितना मैं 2 वर्ष का निकाल रहा हूँ, टी मैं 2 वर्ष का निकाल रहा हूँ, तो क्या करूंगा बेटा, इसका ऐसा ही निकालूंगा, कितना हो जाएगा कि 15,600 इंटू 10 पी इंटू आर इंटू टी, 10 इंटू 2/100, 2 0 खत्म होगी, 2 का मल्टीप्लाई से करूंगा तो 2 छक्के 12, हाथ से लगी 1, 2 5 10 10 11, हाथ से लगी 1, 2 एकम 2 और 1 3, यानी 3 ये और ये 0, यानी 3120, यानी 3,120 रुपए ब्याज के मिले। अब कह रहा है ये 2 साल के ब्याज है ना, अब उसने क्या किया, 2 साल के ब्याज को मूलधन में जोड़ के, यानी मिश्र धन को भी मूलधन बना रहा है। तो पहले कितना था, पी जो कितना था वो 15,600 था, अब कितना हो जाएगा, पी जो कितना, अब पी जो कितना बनेगा 15,600 में, 15,600 में कितना जोड़ेगा, 3,120 जोड़ेगा, तो 0 2 7 8 1, यानी 18,720, कितना बनेगा 18,720। अब 18,720 पर फिर ये खेल होगा दोबारा से, हम क्या करेंगे 18,720 इंटू 10 इंटू 2 बट्टे में 100, 0 0 खत्म हुई हमारी, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, ठीक है, 2 7 14, से लगी 1, 2 8 16, 16 1 17, से लगी 1, 2 एकम 2 और 1 3, यानी 3744 जो कि ब्याज बनेगी चौथे साल। क्या बनेगी 3744, ऑप्शन नंबर सी ब्याज बनेगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। बोला कोई धन 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक वर्ष में 7,803 हो जाता है तो उसकी ब्याज हमारी देय है। अरे क्वेश्चन मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया, देखो गलत क्या, वो कॉमा और उसका थोड़ा सा फर्क पड़ गया और कुछ नहीं। कोई धन 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक वर्ष में 7,803 हो जाता है जबकि ब्याज छमाही देय है, तो वह धन है। ठीक है, वह धन है, ये बताना आपको। देखो जब 4% आपकी वार्षिक ब्याज है लेकिन आपको क्या अर्धवार्षिक देनी पड़ रही है, तो अर्धवार्षिक ब्याज दर आधा हो जाता है और समय दुगुना हो जाता है। तो एक वर्ष की बात हो रही है, तो इसका जो आर है वो कितना, आर कितना है आपका 2% है, और टी भी आपका कितना 2% है, 2 वर्ष है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, आप इसका निकालो भाई 2, तो 2 वर्ष का निकालो तो ऐसे निकाल सकते 2 + के 2 और प्लस के 2 इंटू 2/4, कितना हो गया, 4 नहीं 100, क्या करेंगे इसको, 2 और 2 4 हो गया, और 2 और 2 4 यानी 4/100, और 4/100 को क्या लिखेंगे 0.04, यानी 4 प्लस के ये 4, ये हो गया 4 और ये क्या 0.04, इसको हम क्या लिखेंगे 4.04। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी है, ये तुम्हारी ब्याज हो गई ना, अब ये हमारी ब्याज होगी, लेकिन हमें क्या बोला कि एक वर्ष में 7,803 हो जाता है, यानी मिश्रधन हो रहा है। तो भाई ये कैलकुलेशन किस बेस पे हुई, 100 बेस पे हुई ना, कितनी बेस पे हुई, 100 बेस पे हुई है। हम क्या करेंगे, 100 हमारा मूलधन था, 100 हमारा मूलधन था और ब्याज हमारी कितनी है 4.04 है, तो मिश्रधन कितना होगा 104.04 मिश्रधन है, तो मूलधन हमारा सॉरी यहाँ पर रियलिटी मिश्रधन कितना हमारा, ये हमारा कितना 7,803 है, 7,803 है। जब हमारा मूलधन हमारा कितना 100 है, तो रियलिटी मूलधन कितना होगा, दूसरी गुणा तीसरी बट्टे पहले लगा दो, तो 7,803 इंटू 100/104.04। ठीक है भाई, पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ गई हमारी। अब क्या करेंगे 4 से काटो से 25 बार, यानी 2500 हो गया हमारा। ठीक है, 4 से काटे इसको, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, 4 सिंह 24, 0 का 0 और 4 एकम 4। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या हो रहा है, इससे ये संख्या क्या 3 बार कट रही, क्या 3 एकम 3 0, 3 6 18 से लगे 3 6 7 बार कट गया। ठीक है, इससे हमारे 3 बार कट गया, और 25 थी 75, यानी उसका जो मूलधन है वो कितना 7500 रुपए है, कितना 7500 रुपए है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो अगला क्वेश्चन। बोला कि उस बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे 16 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार गत्ते से काटा जा सके, वृत्ताकार गत्ते से काटा जा सके जिसका 16 सेंटीमीटर क्या हो व्यास हो, क्या हो 16 सेंटीमीटर व्यास हो। ठीक है भाई, इसको बताना है। देखो पहले सवाल को समझेंगे, ये कह रहा है कि एक आपके पास में क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त है, इसकी जो व्यास है कितना, व्यास कितना है 16 है, व्यास कितना है 16 है, व्यास 16 है। आपको इसमें से बड़े वर्ग का गत्ता काटना है और उसका मुझे क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर ना मैं एक आकृति बनाऊंगा, मैं इसके अंदर एक मैंने आकृति बनाई, ये तो आयताकार से बनना है लेकिन ये वर्ग बनेगा। ठीक है, ये वर्ग बनेगा। अब ये वर्ग है, अब तो सब लंबा सा लग रहा है, ये कोई बात नहीं, आप कर लेना मैनेज। ठीक है, थोड़ा सा
अब देखो ये क्या हो रहा है, ये वर्ग का विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण क्या है 16 है, वर्ग का विकर्ण क्या है 16 है। अब मुझे इसका क्षेत्रफल बताना है, इसका मुझे क्षेत्रफल बताना है। तो बेटा आपको वर्ग का डायनोगल यानी स्क्वायर का डायनोगल आपको पता है, आपको वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो हम क्या करेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो डायनोगल यानी विकर्ण के ऊपर जो आपको फॉर्मूला होता है क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2 जो होता है। तो विकर्ण का स्क्वायर कितना, विकर्ण कितना 16 का, तो 16 का स्क्वायर बटे 2 क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, 256 बटे 2 करेंगे कितना, 2 से काटने इसको 128 बार। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा 128। ऑप्शन नंबर कहीं है, ऑप्शन बी सही है। बहुत अच्छे 256 कर रहे होंगे या 64 कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो ये रही आज की क्लास कैसी लगी आज सभी जरूर बताएं, और मिलेंगे कल सुबह फिर 8 बजे और सभी के साथ में फिर शुरू से करेंगे और एक अच्छी क्लास करने की कोशिश करेंगे। और जो भी आपकी शिकायत सुझाव कोई जो भी कमेंट हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जो अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत शानदार लगी होगी। तो इस क्लास को बिल्कुल आप रेगुलर बने रहें। मुझे पूरा भरोसा है कि अब मैं जिस क्लास को यहाँ तक सोचा, जो इसकी रणनीति बनाई बहुत अच्छी बनी है और आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट भी देने वाली है। ठीक है भाई, अगर आपको कुछ फिर भी कुछ अगर बदलाव लाने की या बदलाव करने का अगर कोई भी लगता है कि अभी भी जरूरत है, मुझे कमेंट करके या जो भी इंस्टाग्राम आईडी है, कमेंट है, व्हाट्सएप ग्रुप सारा कुछ दे रखा है, वहां पे आप मुझे कमेंट सेक्शन या मैसेज छोड़ सकते हो भाई। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में सुबह 8 बजे तक। तो सबको धन्यवाद। जय भारत, जय।